नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्मॉल पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए 2.5 मीटर डीप लेक। एक लेक है इस तरह से ये, और इसकी जो डेप्थ दी है आपको, ये आपको दी है 2.5 मीटर्स डीप। ठीक है। वेयर डज द शेडो, और इस पे क्या है, एक ए स्मॉल पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग। ये मैंने बनाया हुआ है, ये स्मॉल पीस ऑफ वुड है, उस पर फ्लोट कर रहा है। वेयर डज द शेडो फॉर्म ऑन द बॉटम व्हेन द सन इज जस्ट सिटिंग। सन जो है जस्ट डूबने वाला है, तो लाइट रेज ऑलमोस्ट सरफेस के पैरेलल आ रही होंगी, ग्रेजिंग लाइट रेज होंगी, ये लाइट रेज आ रही हैं, और इन लाइट रेज की वजह से इसकी जो शेडो है वो बॉटम पे कहाँ बनेगी वो आपसे पूछा गया है। तो आपको ढंग से देखना है, जो लाइट रेज यहाँ पे होंगी वो रिफ्रैक्ट होकर अंदर आ जाएंगी कुछ इस तरह से, जो लाइट रे यहाँ होंगी वो रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। जो आखिरी लाइट रे होगी जो रिफ्रैक्ट होकर अंदर आ पाएगी वो ये वाली लाइट रे होगी जो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है। और वो रिफ्रैक्ट होकर इस पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो लाइट रेज पड़ेंगी वो ये जो स्मॉल पीस ऑफ वुड है वो उनको हिंडर कर देगा, रोक देगा, तो यहाँ पे कोई लाइट रे नहीं रहेगी, यानी ये जो रीजन होगा ये डार्कनेस का रीजन होगा। ठीक है। और जो उसके बाद जो पहली लाइट रे जो एंटर कर पाएगी वो यहाँ से एंटर करेगी, इस पॉइंट से एंटर करेगी। ठीक है। और ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होके इस पॉइंट तक आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो लाइट रेज हैं वो सारी एंटर करके आगे आती जाएंगी, यानी ये जो रीजन होगा ये डार्कनेस का रीजन होगा, ये शेडो का रीजन होगा। तो ये जो रीजन है ये बनेगी क्या, शेडो। तो जो वुडन पीस है, स्मॉल पीस ऑफ वुड है, उसकी शेडो यहाँ पे कहीं बनेगी, ये यहाँ पे। ठीक है। इधर वाला रीजन इल्यूमिनेटेड होगा, इस तरफ वाला रीजन इल्यूमिनेटेड होगा, यहाँ पे शेडो होगी। तो बस यही पूछा गया है, वेयर डज द शेडो फॉर्म ऑन द बॉटम। बॉटम पे शेडो कहाँ पे फॉर्म होगी। अगर हम निकालना चाहें तो हम ये निकाल सकते हैं कि इस एंड से ये शेडो कितना दूर फॉर्म होगी, यानी ये डिस्टेंस हम x फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है आपको म्यू 4/3। तो बहुत सिंपल है, इसको इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं और ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा ये कितना होगा। ठीक है। ये नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलमोस्ट कितना है, 90 डिग्री है। ये जो लाइट रेज आ रही हैं ग्रेजिंग लाइट रेज हैं, इंटरफेस के ऑलमोस्ट पैरेलल आ रही हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कितना मान सकते हैं, 90 डिग्री। तो जरा सॉल्व करते हैं, थीटा फाइंड करते हैं। स्नेल्स लॉ 1 sin 90 इज इक्वल टू म्यू कितना है, तो म्यू है आपका 4/3 साइन थीटा। तो यहां से जो साइन थीटा आ जाएगा वो आपका 3/4 आ जाएगा। साइन थीटा कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक। अब अगर आपको x फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि शेडो कितना शिफ्ट हो जाएगी बॉटम पे आगे की तरफ। ठीक है। कहाँ पे फॉर्म होगी शेडो। तो अगर ये x फाइंड करना है और थीटा आपने फाइंड कर लिया है और आपके पास ये डिस्टेंस है, जो लेक की डेप्थ है वो है आपके पास, पॉन्ड की डेप्थ है वो कितनी है, वो 2.5 मीटर है। तो x फाइंड करना है, ये है आपके पास, तो आपको बेसिकली tan थीटा चाहिए। तो साइन थीटा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, tan थीटा में। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसमें ये एंगल क्या देते हैं, थीटा। और साइन थीटा कितना है, 3/4। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा, इसका बेस कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7, अंडर रूट 7। तो यहां से tan थीटा कितना आने वाला है आपका, 3/√7। ठीक। और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इस थीटा देखो आप इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर होगा आपका x और बेस होगा आपका ये 2.5 मीटर। तो ये हो गया x और ये हो गया 2.5 मीटर्स, और सब कुछ आंसर मीटर्स में मिलेगा आपको।
तो x कितना आ जाएगा, तो 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई √7 मीटर्स। अगर आप एग्जैक्ट निकालोगे तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो, तो वो कितना आ जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 2.83 मीटर्स के आसपास, वरना यहाँ तक भी बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट P इज फोकस्ड बाई ए माइक्रोस्कोप M। ये कोई माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है P, इसको ये फोकस कर रहा है, ये माइक्रोस्कोप M, ठीक है। एक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 2.1 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन P एंड M। माइक्रोस्कोप और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसकी थिकनेस दी है आपको 2.1 सेंटीमीटर। तो एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इसकी थिकनेस कुछ मान लेते हैं, मान लिया T में कह देते हैं इसकी थिकनेस, और T कितना दिया है आपको, तो T आपको दिया है 2.1 सेंटीमीटर। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ कह देते हैं म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी दी है, ग्लास स्लैब है, म्यू की वैल्यू कितनी दी है, तो वो दी है आपको 1.5। बाई वॉट डिस्टेंस शुड द माइक्रोस्कोप बी शिफ्टेड टू फोकस द ऑब्जेक्ट अगेन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, कि जो अपरेंट डिस्टेंस है इनके बीच की, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और माइक्रोस्कोप के बीच की, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस माइक्रोस्कोप को कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वही पूछा गया है कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इस स्लैब को इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितना ऊपर, अपरेंटली कितना ऊपर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, ऊपर से देखने पे, ठीक है। तो ये हमें पता है कि जब भी हम कोई ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो अपरेंट थिकनेस होती है, या जो एक्चुअल थिकनेस थी यहाँ पे, अभी तक अगर ग्लास स्लैब नहीं थी यहाँ पे, तो एक्चुअल थिकनेस कितनी थी, T, ठीक है। अब ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो अब जो अपरेंट थिकनेस होगी इस रीजन की, तो वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है T/μ, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आता है, शिफ्ट कितना आता है, तो जो शिफ्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट आपको अभी तक यहाँ पे पॉइंट O पे दिख रहा था, अब अगर आप ऊपर से देखोगे, अब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी जो इमेज बनेगी वो स्लाइटली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो शिफ्ट होती है तो वो कितनी आती है, तो वो आती है T-T/μ। ये शिफ्ट हुई किसकी वजह से, ये शिफ्ट हुई है इस ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस करने की वजह से। जब यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं थी तो यहाँ पे क्या थी, एयर थी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। अब आपने यहाँ पे ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, तो अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। तो जब एयर थी तो इस रीजन की जो थिकनेस थी वो कितनी थी, वो थी T/1। अब आपने यहाँ पे ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब इसकी जो ऑप्टिकल थिकनेस बोल सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं जो अपरेंट थिकनेस है, अब वो कितनी हो गई होगी, अब वो हुई होगी T/μ। तो चेंज कितना है, शिफ्ट कितनी हुई, तो वो होगी T-T/μ, ठीक है। तो इतने अमाउंट से ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसकी जो इमेज बनेगी P' अगर इसको बोलें, तो वो कितना शिफ्ट हो चुकी होगी, तो वो हो चुकी होगी T-T/μ। तो इतना ही आपको ये माइक्रोस्कोप ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि आप इसको फिर से क्या कर सको, फोकस कर सको, ठीक है। तो वही शिफ्ट आपसे पूछी गई है। तो T कितना है, T-T/μ। T है आपका 2.1 सेंटीमीटर माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई 1.5। तो ये 1.5 जो होता है वो 3/2 होता है, 0.7। तो ये आपका आ जाएगा 2.1 माइनस 1.4, तो ये आपका आ गया आपका 0.7 सेंटीमीटर। इतना आपको शिफ्ट करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप ऊपर की तरफ फिर से उसको फोकस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए वेसल कंटेन्स वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर एंड अबव इट एन ऑयल अप टू अनदर 20 सेंटीमीटर। तो ये एक वेसल है, उसमें पहले 20 सेंटीमीटर तक
उसमें पहले 20 सेंटीमीटर तक वाटर फिल किया गया है और अगले 20 सेंटीमीटर तक ऑयल फिल किया गया। ठीक है, ये वाटर है, ये ऑयल है। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द वाटर एंड द ऑयल इज 1.33 एंड 1.30 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, तो ये 1.33 है, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, तो ये 1.3 दिया है। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव। जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, एपरेंट डेप्थ कितनी होगी वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो थ्योरी में हमने अच्छे से देखा है कि अगर कई सारी स्लैब्स हों डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स की, इसकी थिकनेस T1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसकी थिकनेस T3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। इसी तरह से कितनी भी स्लैब्स हों आपके पास, मान लिया ये μn है और इसकी थिकनेस Tn है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल डेप्थ, अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो एक्चुअल डेप्थ है वो कितनी है इस पूरे सिस्टम की, तो एक्चुअल डेप्थ जो होगी T एक्चुअल, अगर इसको लिखें तो वो होगी T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 T प्लस Tn। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एपरेंट डेप्थ पूछी जाए तो एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, तो इस मीडियम की वजह से यहाँ इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, तो वो होगी T1 डिवाइडेड बाई μ1, इसकी वजह से कितनी होगी T2 डिवाइडेड बाई μ2, इसकी वजह से कितनी होगी T3 डिवाइडेड बाई μ3। ठीक है, इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमने थ्योरी में ड्राइव किया था उसमें हम क्या करते थे, उसमें कुछ इस तरह से लिखते थे कि जो एपरेंट डेप्थ आएगी आपकी T एपरेंट, अगर इसको लिखें तो सबसे पहले वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखते हैं जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका ऑब्जर्वर है। अब मान लिया ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है, एयर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, मान लिया ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ0, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, μ0। उसके बाद अब हम थिकनेस डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हुए ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, T1 डिवाइडेड बाई μ1 प्लस नेक्स्ट मीडियम T2 डिवाइडेड बाई μ2, थिकनेस डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी तरह से आप ऐड करते जाओगे लास्ट तक Tn डिवाइडेड बाई μn। ये होगी आपकी एपरेंट डेप्थ। शिफ्ट निकालनी हो तो शिफ्ट निकालने के लिए क्या है, एक्चुअल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो सिर्फ इतना है कि इस सिस्टम का आपको क्या निकालनी है, एपरेंट डेप्थ निकालनी है। तो बहुत सिंपल, आप खुद से कर सकते हो इसको। आपका जो ऑब्जर्वर है वो एयर में है, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर इसकी थिकनेस डिवाइडेड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस इसकी थिकनेस डिवाइडेड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी थिकनेस क्या है, 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.3, प्लस इसकी थिकनेस भी 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। आप सॉल्व कर लोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। 19th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, आपका एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है। इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, ये जो ऑब्जर्वर है वो उसकी इमेज कहाँ पे देखेगा वो आपको फाइंड करना है। और इस मीडियम में 3 स्लैब्स लगाई हुई हैं। ठीक है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है, थिकनेस भी दिया है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जो दिया है वो 1.4 दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 दिया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 दिया है। इसकी थिकनेस जो दी है वो 0.4 सेंटीमीटर है, इसकी थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर है, इसकी थिकनेस 0.3 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ पे एयर है और ये सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पे भी एयर है और ये सेपरेशन कितना है, तो ये सेपरेशन भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ से कितना नीचे रखा हुआ है, तो ये सेपरेशन भी कितना दिया आपको, 1 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है, लोकेट द इमेज, इमेज हमें लोकेट करनी है। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ कितनी है, अगर हम इस सरफेस से देखें, इस सरफेस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से हम देखें एक्चुअल डेप्थ कितनी है ऑब्जेक्ट की, तो जो एक्चुअल डेप्थ है वो 0.4 प्लस 1 प्लस 0.3 प्लस 1 प्लस 0.2 प्लस 1, यानी वो कितना आ जाएगा,
वो आ जाएगा आपका 3.9 सेंटीमीटर। एक्चुअल डेप्थ को अगर हम टी एक्चुअल लिखते हैं तो वो कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे इन स्लैब्स के इंट्रोड्यूस होने की वजह से एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, यानी इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्टली कहाँ होगा। तो वही फॉर्मूला आपके पास एपरेंट डेप्थ का। सबसे पहले उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं जिस मीडियम में आपका ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर आपका एयर में है तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड इनटू थिकनेस डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे थिकनेस कितनी है, तो ये है 0.4, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.4, प्लस ये थिकनेस कितनी है 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है 1, प्लस यहाँ पर थिकनेस कितनी है 0.3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.3, प्लस आगे यहाँ पे फिर से थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है 1, प्लस आगे इसकी थिकनेस कितनी है 0.2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, प्लस ये जो नेक्स्ट रीजन है इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये जो एपरेंट डेप्थ आ गई आपकी 1 2 3 प्लस 4/14 प्लस 3/13 प्लस 2/12। इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एपरेंट डेप्थ मिल जाएगी। आपसे यही पूछा गया है कि उस जो इमेज है उसकी लोकेशन क्या होगी, तो आप शिफ्ट फाइंड कर सकते हो कि यहाँ से कितना ऊपर ये शिफ्ट कर गई होगी। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, आई क्या देते हैं, तो कितना शिफ्ट कर गई होगी। तो शिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टी अगर उसको शिफ्ट को लिखें तो क्या लिखेंगे, टी एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे और आपको क्या मिल जाएगी, शिफ्ट इमेज की लोकेशन आपको मिल जाएगी। 20th क्वेश्चन करते हैं। K transparent slabs are arranged one over another. The refractive indices of the slabs are mu1, mu2 dot mu k, and the thicknesses are t1, t2, t3 dot tk। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से है, K स्लैब्स हैं आपके पास और उनको वन above another ऐसे अरेंज किया गया है और इनकी थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। इसकी थिकनेस है t1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1, इसकी थिकनेस है t2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu2, इसकी थिकनेस t3, इसी तरह से mu3 और ये डॉट इस तरह से आगे जाएगा आपका। और फाइनली ये जो आखिरी स्लैब है इसकी थिकनेस है tk और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μk। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू दिस कॉम्बिनेशन विद नियरली परपेंडिकुलर लाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइट हमें यूज करनी है और एक किसी ऑब्जेक्ट को इस सिस्टम के थ्रू हम देख रहे हैं। मान लिया यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है O, इसको देख रहे हैं इस सिस्टम के थ्रू। फाइंड द इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सिस्टम विच विल अलाउ द इमेज टू बी फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है। मतलब अगर इस सिस्टम से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, मान लिया हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस O को इस सिस्टम से, और इसकी इमेज मान लिया यहाँ पे कहीं फॉर्म हो रही है, ये मान लिया इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि इस पूरे सारी स्लैब्स को हटा के अगर हम इन सारी स्लैब्स की जगह एक मोटी स्लैब रख दें जिसकी थिकनेस t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट tk के बराबर हो और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू इक्विवेलेंट हो, और उस इक्विवेलेंट स्लैब से भी जो इमेज फॉर्मेशन है O का वो उसी पॉइंट पे हो, तो उस स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इस पूरे सिस्टम के इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। ठीक है, अगर हम इस कई सारी स्लैब्स हैं, इन सारी स्लैब्स को उठा के एक सिंगल स्लैब रख दें जिसकी थिकनेस इन सभी स्लैब्स की थिकनेस के टोटल के बराबर हो और इमेज फॉर्मेशन उसी जगह पे हो जिस जगह पे इन सभी स्लैब्स की वजह से हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो जो नई जो स्लैब हमने मोटी स्लैब रखी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पूरे सिस्टम के इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। क्लियर? तो हम पहले ही देखेंगे इस सिस्टम की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी एपरेंट जो डेप्थ है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम की वजह से जो या फिर हम शिफ्ट भी देख सकते हैं, शिफ्ट कितना आएगा। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम की वजह से जो शिफ्ट आएगा तो वो होगा आपका एक्चुअल में तो
जो है डेप्थ है वो ये है T1 प्लस T2 डॉट 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 Tk के बराबर, ठीक है। और एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, तो एपरेंट डेप्थ होगी आपकी T1 अपॉन म्यू वन प्लस T2 अपॉन म्यू टू डॉट 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 Tk डिवाइडेड बाई म्यू के। ये होगी, ये है आपकी एक्चुअल डेप्थ या एक्चुअल थिकनेस कह सकते हैं इस सिस्टम की, और ये होगी आपकी एपरेंट थिकनेस। और जब इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी शिफ्ट डेल्टा टी, ठीक। अब आप इन सारी स्लैब्स को हटा के एक इक्वलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लैब रखोगे, तब भी शिफ्ट इतना ही होना चाहिए। तो तब शिफ्ट कितना होगा, तो एक्चुअल थिकनेस तो T1 प्लस T2 प्लस Tk के बराबर है, और तब एपरेंट जो थिकनेस होगी तो वो कितनी होगी, तो अब जो होगी वो इतनी होगी T1 प्लस T2 डॉट 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 Tk। और अब पूरी एक ही स्लैब है तो म्यू इक्वलेंट से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जो अब कई सारी स्लैब नहीं है, इन सारी स्लैब की जगह, इन सारी स्लैब्स की जगह एक स्लैब रखी हुई है जिसकी थिकनेस जो है, जिसकी ये थिकनेस जो है वो T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tk के बराबर है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू इक्वलेंट, ठीक है, क्लियर। और आप चाहते हो कि इमेज फॉर्मेशन उसी जगह पर हो, इसका मतलब जो शिफ्ट हो रही है वो सेम हो, तो डेल्टा टी और ये डेल्टा टी दोनों बराबर होंगे। तो इसको जब हम बराबर पुट करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tk डिवाइडेड बाई म्यू इक्वलेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो वो होगा T1 डिवाइडेड बाई म्यू वन प्लस T2 डिवाइडेड बाई म्यू टू। इसी तरह से ये जाएगा Tk डिवाइडेड बाई म्यू के। इसको समेशन की फॉर्म में लिखें तो इसमें है सिग्मा Ti डिवाइडेड बाई म्यू इक्वलेंट, और इस तरफ जो है आपका वो है सिग्मा Ti डिवाइडेड बाई म्यू आई। आई आपका 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, k तक जाएगा। इसमें भी आई आपका 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, आपका k तक जाएगा। तो म्यू इक्वलेंट आपका आ गया, जो कि आपसे पूछा गया है, सिग्मा Ti I फ्रॉम 1 to k डिवाइडेड बाई सिग्मा Ti बाई म्यू आई 1 to k। तो ये बन जाएगा इक्वलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A cylindrical vessel of diameter 12 centimeter contains 800 pi centimeter cube of water, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल वेसल है ये, और इसका जो डायमीटर है तो वो 12 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका अगर इसकी हम रेडियस लिखें यहाँ से तो वो कितनी होगी, तो वो होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो आपको दिया है 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब या 800 पाई सीसी, ठीक। वॉल्यूम दिया है आपको। इस सिलेंड्रिकल ग्लास पीस ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर ऑन एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द वेसल। उस वेसल में एक ग्लास पीस रखा हुआ है और उसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है और हाइट भी 8 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर है तो उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक। और हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इफ द बॉटम ऑफ द वेसल अंडर द ग्लास पीस इज सीन बाई द पैरेक्सियल रेज लोकेट इट्स इमेज। इसका जो बॉटम है, इसका ये जो बॉटम है, ये जो ऑब्जर्वर है इसको बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि इसका बॉटम कहाँ पे होगा, ठीक है। उसको आपको लोकेट करना है, इस बॉटम की इमेज लोकेट करनी है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33, ठीक है। और इस जो बॉटम है इसकी इमेज आपको लोकेट करनी है। एक्चुअली आपको एपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है। एक्चुअल डेप्थ कितनी है वो तो हम फाइंड कर ही लेंगे, फिर हम ये फाइंड करेंगे एपरेंट डेप्थ, इसकी शिफ्ट कितनी होगी यहाँ से ये फाइंड करनी है। ये बॉटम जो है वो जितनी एक्चुअल में है उतना नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा,
रिफ्रैक्शन की वजह से, तो कितनी शिफ्ट आएगी आपको इस बॉटम की वो आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि इसमें इसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है। ठीक है, ग्लास पीस है, इसकी हाइट पता है आपको 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये पानी यहाँ से कितना ऊपर है, ये जो हाइट है ये आपको नहीं क्लियर है। ठीक है, उसकी वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको वाटर का वॉल्यूम दिया है 800 पाई cc। ठीक है, तो ये जो टोटल हाइट है इसको कुछ मान लेते हैं h, कैपिटल H। तो टोटल जो वॉल्यूम होगा वो होगा वाटर का वॉल्यूम प्लस ग्लास का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर h। r कितना है 6, ये टोटल वॉल्यूम है। और टोटल वॉल्यूम होगा आपका ग्लास का वॉल्यूम, ग्लास का वॉल्यूम कितना होगा, तो पाई, ग्लास की रेडियस कितनी है 4 और ग्लास की हाइट कितनी है 8, प्लस वाटर का वॉल्यूम। वाटर का वॉल्यूम कितना दिया है, तो वो दिया आपको 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये पाई 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 कैंसिल हो जाएगा, और अगर h यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो h आपका आ जाएगा 800 प्लस 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ बनेगा आपका 232 डिवाइडेड बाई 9। 4 से कैंसिल कर लें अगर सारी चीज़ को, तो ये 200 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो 232 बाई 9 सेंटीमीटर टोटल इसकी हाइट आएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये h फाइंड कर ली। अब इसकी एपरेंट डेप्थ फाइंड करते हैं। एक्चुअल डेप्थ हमने फाइंड कर ली, अब एपरेंट डेप्थ फाइंड करते हैं। h डैश अगर उसको बोलें तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी, तो जिस मीडियम में आपका ऑब्जर्व होता है 1 इंटू, ठीक है, वाटर की जो स्लैब है, वाटर का जो मीडियम है, इसकी ये विड्थ कितनी है, तो वो h माइनस 8, क्योंकि ग्लास स्लैब की ये जो हाइट है ये कितनी है 8, तो ये हो जाएगी h माइनस 8 डिवाइडेड बाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 प्लस ग्लास की ये विड्थ कितनी है, या ग्लास की ये जो हाइट है ये कितनी है, तो ये वो दी आपको 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, h की वैल्यू पुट कर लोगे आप इसको, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आने वाला है एपरेंट डेप्थ जो आने वाली है आपकी, वो आपकी 18.7 के आसपास आएगी। सेवन सेंटीमीटर, जबकि आप ये एक्चुअल डेप्थ अगर कैलकुलेट करोगे ठीक है, आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 25 पॉइंट कुछ आएगी। तो आपको पूछा शिफ्ट पूछा है आपको, तो जो शिफ्ट आएगी आपकी तो आ जाएगी h माइनस एच डैश। तो अप्रोक्सीमेट आपको जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको 7.1 के आसपास। अप्रोक्सीमेट जब आप उसको करोगे फिगर आउट तो 7.1 सेंटीमीटर के आसपास। यानी ये जो बॉटम है इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो एक्चुअल अपनी पोजीशन से कितना ऊपर फॉर्मेशन होगा, तो वो होगा 7.1 सेंटीमीटर के आसपास। 22nd क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ढंग से समझना है आपको। कंसिडर द सिचुएशन इन फिगर, द बॉटम ऑफ द पॉट इज ए रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, S इज ए स्मॉल फिश एंड T इज ए ह्यूमन आई। ढंग से देखना है, जो ये इसका जो बॉटम है वो क्या है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये जो फिश है S उसका नाम दिया गया S, ये स्मॉल फिश है, और T जो है वो ह्यूमन आई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, म्यू दिया गया है। एट वॉट डिस्टेंसेज फ्रॉम इट सेल्फ विल द फिश सी द इमेजेस ऑफ द आई। जो फर्स्ट पार्ट है, ढंग से देखना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो फिश है वो कितनी डिस्टेंस पे, अपने से कितनी डिस्टेंस पे इस आई की इमेज देखेगी। तो आपको पहले ये देखना है कि आई की कितनी इमेजेस फिश देखेगी। ठीक है, तो एक तो फिश ऊपर दिखेगी तो उसको एक आई दिखेगी,
और जब फिश इस मिरर में दिखेगी तो इस मिरर में भी उसको एक आई की इमेज दिखेगी, ठीक है। जब वो ऊपर दिख रही है तो एक्चुअल आई नहीं दिख रही है उसको। एक्चुअल आई इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि दोनों का जो मीडियम है वो डिफरेंट है। आई जो है वो एयर में है, फिश जो है वो वाटर में है। तो आई से जो लाइट रेज फिश तक पहुंच रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद पहुंच रही हैं, ठीक है। तो फिश जो देखेगी वो आई की क्या देखेगी, इमेज देखेगी। इसलिए उसको जो आई दिखाई देगी वो उस डिस्टेंस पे नहीं दिखाई देगी जिस डिस्टेंस पे एक्चुअल आई है, बल्कि कुछ और डिस्टेंस पे दिखाई देगी, क्योंकि जो लाइट रेज आई से फिश की आई तक पहुंच रही हैं, ह्यूमन आई से फिश की आई तक पहुंच रही हैं, वो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद पहुंच रही है, ठीक है। तो एक इमेज जो दिखेगी फिश को ह्यूमन आई की, वो जब वो ऊपर दिखेगी तब वो एक इमेज दिखेगी, और दूसरी इमेज कब दिखेगी, जब वो इस मिरर में देखेगी तब उस आई को, फिश की आई को ह्यूमन आई की एक इमेज दिखेगी, ठीक है। मिरर में जो इमेज दिख रही होगी वो रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद दिखेगी। एक रिफ्रैक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा, तब वो दिखेगी, ठीक है। लाइट रेज आएंगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट होंगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, और फिर वो आई फिश की आई तक पहुंचेंगी, ठीक। तो सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं कि जब फिश ऊपर दिखेगी तब उसको जो ये ह्यूमन आई है वो कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी, ठीक है। पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट, ठीक। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं जिसमें आपका ऑब्जर्वर है, और अभी आपका ऑब्जर्वर कौन है, फिश। तो उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू इनटू, अब पहले वो डिस्टेंस लिखते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो ये क्वेश्चन में जो कोई डिस्टेंस दी गई है आपको, ये दी गई है h/2, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस भी दी गई है आपको h/2, यानी जो फिश है, फिश की जो आई है वो एग्जैक्टली मिड में है। h/2 वाटर की लेयर ऊपर है और h/2 वाटर की लेयर ऊपर है, नीचे। और ये जो डिस्टेंस दी गई है, ये डिस्टेंस दी गई है आपको h, ठीक। तो सबसे पहले हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं जिसमें आपका ऑब्जर्वर होता है, और अभी हमारा ऑब्जर्वर क्या है, फर्स्ट पार्ट में फिश, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से बढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले वाटर आया, तो वाटर में ये थिकनेस कितनी है, h/2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, तो वो कितना है, म्यू, प्लस अब ये जो सेपरेशन आ रहा है ये कितना है, h डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, तो ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका h/2 प्लस म्यू h। तो एक जो फिश को आई की इमेज दिखेगी, जो सिर्फ रिफ्रैक्शन के बाद दिखेगी फिश को, ह्यूमन आई की इमेज, वो कितनी डिस्टेंस पे होगी, तो वो डिस्टेंस होगी h/2 प्लस म्यू h, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि इस मिरर में जो इसको इस आई की इमेज दिखेगी वो कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिश को मिरर कितनी डिस्टेंस पे दिख रहा है। तो फिश को मिरर एग्जैक्टली h/2 डिस्टेंस पे दिखेगा, क्योंकि मीडियम में कोई चेंज नहीं हुआ है, मीडियम वही है, जिस मीडियम में फिश है वही मीडियम कंटिन्यू हुआ है, कहाँ तक, मिरर तक पहुंचने में, ठीक है। तो फिश को मिरर कितनी डिस्टेंस पे दिख रहा है, h/2 डिस्टेंस पे, ठीक। फिश को अपनी इमेज कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी, तो फिश मिरर से h/2 डिस्टेंस पे और मीडियम में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो फिश को जो अपनी इमेज दिखेगी यहाँ पे, वो भी h/2 डिस्टेंस पे ही दिखेगी, क्योंकि मीडियम में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। फिश भी h/2 डिस्टेंस पे, फिश को अपनी इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी, h/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अच्छा, फिश को ऊपर आई कितनी डिस्टेंस पे दिख रही है, तो वो डिस्टेंस ये है h/2 प्लस म्यू h, ठीक। फिश को जो आई ऊपर दिख रही है, अपने से ऊपर कितनी डिस्टेंस पे आई दिख रही है, तो वो डिस्टेंस है h/2 प्लस म्यू h। तो फिश जब इस मिरर में देखेगी तो मिरर में अपनी इमेज और इस आई की इमेज के बीच में जो डिस्टेंस दिखेगी, अपनी इमेज दिखेगी, और यहाँ पे कहीं उसको ह्यूमन आई की इमेज दिखेगी, तो अपनी इमेज और इस ह्यूमन आई की इमेज की में जो डिस्टेंस इसको दिखेगी, तो वो वही डिस्टेंस दिखेगी h/2 प्लस म्यू h, जो कि उसको ऊपर दिख रही है। यानी फिश को अपने से जितने दूर ऊपर ह्यूमन आई दिख रही है, उतना ही सेपरेशन उसको अपनी इमेज और ह्यूमन आई की इमेज के बीच में दिखेगा। तो टोटल फिश से ह्यूमन आई की इमेज जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, तो h/2 प्लस h/2
प्लस एच बाई टू प्लस म्यू एच। तो सेकंड का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 3 टाइम्स तो एच बाई टू हो जाएगा प्लस म्यू एच। क्लियर। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में कह रहा है एट वॉट डिस्टेंसेज फ्रॉम इट सेल्फ विल द आई सी द इमेजेस ऑफ द फिश। जो ह्यूमन आई है वो फिश की इमेजेस अपने से कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी, वो आपसे पूछा है। तो इस बी पार्ट के भी दो हिस्से होंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो इस ह्यूमन आई को फिश की इमेज दिखेगी वो कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी। फिर इस फिश की जो इमेज इस मिरर में बनेगी, इस मिरर में जो फिश की इमेज बनेगी वो उस ह्यूमन आई को अपने से कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है। जो डायरेक्ट फिश की इमेज दिखेगी वो तो यहाँ से फिश से जो लाइट रेज जाएंगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ह्यूमन आई में जाएंगी, तो वो डायरेक्ट इमेज होगी। और फिश से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर ह्यूमन आई में जाएंगी, तब जो ह्यूमन आई को दिखाई पड़ेगी वो फिश की इस मिरर में जो इमेज होगी वो दिखाई पड़ेगी। ठीक है। यानी जब सिर्फ रिफ्रैक्शन होके ह्यूमन आई में जब लाइट रेज जा रही हैं फिश से, तो वो एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। और दूसरी इमेज का फॉर्मेशन कब होगा, जब पहले रिफ्लेक्शन होगा फिर रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद फिर जो लाइट रेज ह्यूमन आई तक पहुंचेंगी। ठीक। तो सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं इस काम। इसमें लाइट रेज यहाँ से इस फिश से डायरेक्ट रिफ्रैक्ट होकर ह्यूमन आई तक जा रही हैं, तो कितनी डिस्टेंस पे ये दिखेगी। ठीक है। डिस्टेंसेज आपको पता है, ये डिस्टेंस कितनी है h, ये डिस्टेंस कितनी है तो वो है h बाई टू, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस भी कितनी है h बाई टू, और इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू। ठीक है। तो सबसे पहले हम वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका ऑब्जर्वर होता है। अभी हमारा ऑब्जर्वर क्या है, ह्यूमन आई, तो 1 इंटू, अब यहाँ नीचे, अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ। तो इस मीडियम ये जो थिकनेस है इसकी कितनी है तो वो है h डिवाइडेड बाई इस रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है तो वो है 1, प्लस इसकी थिकनेस ये कितनी है तो वो है h बाई टू, डिवाइडेड बाई यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है तो वो है म्यू। तो एक इमेज फॉर्मेशन जो होगा उस इमेज की डिस्टेंस कितनी दिखेगी तो वो डिस्टेंस आ गई आपकी h प्लस h बाई टू म्यू। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसमें आपको ढंग से समझना है। इस आई को ये फिश कितनी डिस्टेंस पे दिख रही है, वो डिस्टेंस ये है। इस आई को इस फिश और इस मिरर के बीच का सेपरेशन कितना दिखेगा, तो वैसे तो ये सेपरेशन है h बाई टू, लेकिन इसको दिखेगा कितना, तो इसको दिखेगा 1 इंटू एच बाई टू डिवाइडेड बाई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इतना सेपरेशन दिखेगा। ये वाला जो सेपरेशन एक्चुअल में जो h बाई टू है वो इस ह्यूमन आई को कितना दिखेगा तो वो दिखेगा h बाई टू डिवाइडेड बाई म्यू, इतना दिखेगा। और इतना ही सेपरेशन इसको दिखेगा इस फिश की इमेज के बीच में। यहां पे इस फिश की इमेज बनेगी, तो फिश और मिरर के बीच का सेपरेशन आपने फाइंड कर लिया, ह्यूमन आई को कितना दिख रहा है, तो उतने ही सेपरेशन पे उस फिश की इमेज दिखेगी। तो ये भी सेपरेशन कितना हुआ तो h बाई टू म्यू। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दिख रही है, तो टोटल जो डिस्टेंस दिख रही है तो ये डिस्टेंस कितनी है h, ये डिस्टेंस को कितनी दिख रही है तो h बाई टू डिवाइडेड बाई म्यू। ये डिस्टेंस कितनी दिख रही है h बाई टू डिवाइडेड बाई म्यू, और ये डिस्टेंस भी कितनी है h बाई टू डिवाइडेड बाई म्यू। तो आप तीनों जब डिस्टेंस ऐड करोगे तो वो कितनी हो जाएगी आपकी h प्लस h बाई टू डिवाइडेड बाई म्यू प्लस h बाई टू डिवाइडेड बाई म्यू प्लस h बाई टू डिवाइडेड बाई म्यू। ये सारी डिस्टेंसेस ह्यूमन आई को दिख रही हैं। ये डिस्टेंस दिख रही है ह्यूमन आई से लेकर इंटरफेस तक की, ये डिस्टेंस दिख रही है इंटरफेस से फिश तक की, ये डिस्टेंस दिख रही है फिश से मिरर तक की, और ये डिस्टेंस है उस मिरर से उस फिश की इमेज तक की। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दिख रही है तो ये होगी h प्लस 3 टाइम्स h बाई टू म्यू। अगर आप h कॉमन लेना चाहो तो इसमें बचेगा 1 प्लस 3 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई टू म्यू। ठीक। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। A small object is placed at the center of the bottom of a cylindrical vessel of radius 3 cm and height 4 cm। एक cylindrical vessel है और उसके सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक। और ये जो हाइट दी है इसकी,
ये दिया आपको 4 सेंटीमीटर, और ये फुल है, ये इसका लेवल है इस तरह से। फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर, ठीक है। कंसीडर द रे लीविंग द वेसल थ्रू ए कॉर्नर। आपको जो रे कंसीडर करनी है वो रे कंसीडर करनी है जो कि कॉर्नर से लीव कर रही हो, ठीक है। पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ नहीं लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या जो एक्सिस के पैरेलल वाली रेज हैं वो हमें नहीं कंसीडर करनी है। हमें कौन सी रे कंसीडर करनी है, जो कि वेसल के कहाँ से पास कर रही है, कॉर्नर से। तो ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है रे, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, ठीक है। ये वाली रे आपको कंसीडर करनी है। सपोज दिस रे एंड द रे अलोंग द एक्सिस ऑफ द वेसल। दूसरी रे कौन सी कंसीडर करनी है, अलोंग द एक्सिस ऑफ ए वेसल, आर यूज टू ट्रेस द इमेज। ये दोनों रेज यूज कर रहे हैं ट्रेस इमेज को, इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो एक रे तो ये जा रही है और दूसरी रे इस एक्सिस के अलोंग जा रही है, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग रेज है। अगर इमेज फॉर्मेशन करना है तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो इस रे को मैंने पीछे ही एक्सटेंड किया है, और ये इस पॉइंट पे आके इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द इमेज। आपको एपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है, एंड द रेशियो ऑफ द रियल डेप्थ टू द एपरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, इसका रेशियो भी आपको फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया 1.33, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4/3। क्लियर। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पे। तो स्नेल लॉ क्या कहेगा, ये पहले आपको ये देख लेना है, ये 3 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली ये जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी होगी, ये होगी 5, ताकि साइन आई फाइंड करने में आपको इजी रहेगा। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3। 4/3 है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटू साइन आर। साइन आई कितना है, तो जो साइन आई है आपका, साइन आई जब आप फाइंड करोगे तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू साइन आर। तो यहाँ से साइन आर मिल गया आपको, कितना आ गया साइन आर, तो साइन आर मिल गया आपको 4/5, ठीक। साइन आर है तो हम tan आर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, ये जो इसकी एपरेंट डेप्थ है ये कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि ये वाला जो एंगल है वो आर है। अगर हम यहाँ देखें तो ये पूरा एंगल आपको आर दिखेगा, क्योंकि इसी लाइन को हमने पीछे एक्सटेंड किया है, और ये आपकी वर्टिकल लाइन है। तो ये एंगल अगर आर है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, आर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल आने वाला है ये क्या होगा आपका आर, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस जो है वो इसी डिस्टेंस के बराबर होगी, तो वो है आपकी 3 सेंटीमीटर। और आपको ये एपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan r। तो साइन r आपके पास है, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, tan r। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये r है, साइन r कितना दिया है, तो साइन r दिया आपका 4/5। जब ये 4 है, ये 5, तो डेफिनेटली ये क्या होगा आपका 3। तो tan r यहाँ से कितना आ जाएगा, tan r आ जाएगा आपका 4/3। क्लियर। और tan r अगर हम यहाँ से देखें तो कितना बनेगा, तो tan r बनेगा 3 अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो ये जाएगा 3 अपॉन एपरेंट डेप्थ 4/3। तो यहाँ से जो एपरेंट डेप्थ आ गई है आपकी, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है, तो आपकी आ जाएगी 9/4 सेंटीमीटर, ठीक। रेशियो पूछा गया है एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का। तो जो रेशियो आएगा एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का, तो एक्चुअल डेप्थ थी 4 सेंटीमीटर और एपरेंट डेप्थ है आपकी 9/4 सेंटीमीटर। तो ये जो रेशियो है, तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4 4 16 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 1.777, तो 1.78 के आसपास ये रेशियो मिल जाएगा आपको। 24th क्वेश्चन करते हैं। ए सिलेंड्रिकल वेसल हुज डायमीटर एंड हाइट बोथ आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। डायमीटर और हाइट दोनों 30 सेंटीमीटर दी गई हैं। इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस
एंड ए स्मॉल पार्टिकल पी इज प्लेस्ड इन इट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो डायग्राम देखते हैं। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका डायमीटर और हाइट ये दोनों 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, और ये जो डायमीटर है ये भी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, और सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पार्टिकल है, एक पॉइंट है P। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और सेंटर से कितना दूर है ये 5 सेंटीमीटर दूर। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, an eye is placed at a position such that the edge of the bottom is just visible। ठीक है, आई को कुछ इस तरह से पोजीशन किया गया है ताकि जो इस वेसल की जो एज है वो ही जस्ट देखी जा पा रही है, यानी जो लाइट रे यहाँ से जा रही है, जो आखिरी लाइट रे आई तक पहुंच रही है वो कौन सी है, वो इस पॉइंट से, इस पॉइंट के इधर से जो लाइट रेज जाएंगी वो सारी लाइट रेज इस वेसल की वॉल से हिंडर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आई जो है वो जस्ट क्या देख पा रही है, ये पूरी वॉल देख पा रही होगी, और ये जो कॉर्नर है सिर्फ वो देख पा रही है, इससे ज्यादा इस तरफ उस आई को कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, द पार्टिकल P इज इन द प्लेन ऑफ द ड्रॉइंग। ठीक है, अप टू व्हाट मिनिमम हाइट शुड वाटर बी पोर्ड इन द वेसल टू मेक द पार्टिकल P विजिबल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वेसल में पानी भरना है और कुछ इतनी हाइट तक भरना है। पूछा गया कितनी हाइट तक भरना है ताकि ये जो पार्टिकल P है ये जस्ट विजिबल हो जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कुछ ये h हाइट तक कुछ इस तरह से ये वाटर फिल किया गया, और ये कुछ इस तरह से किया गया ताकि अब ये जो पार्टिकल P है वो भी विजिबल हो पा रहा होगा। तो वो कैसे विजिबल हो पा रहा होगा कि यहां से अब जो लाइट रे जाएगी वो इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होने के बाद ये नॉर्मल में बना देता हूं, यहां पे कुछ इस तरह से होगा। अब ढंग से देखना है आपको। ठीक है, यहां से अब जो P पॉइंट से जो लाइट रे जाएगी उसका इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये कम होगा एंगल, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये उस पुराने वाले पाथ को ट्रेस करती हुई लाइट रे आई तक पहुंच जाएगी। तो आई इस पॉइंट P को देखने में सक्सेसफुल हो जाएगी। पहले ये पॉइंट P नहीं दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो सिर्फ ये वाली जो लाइट रे थी वो यहाँ पे जा पा रही थी। अब आपने इसमें कुछ हाइट तक इसमें वाटर फिल कर दिया, तो अब जो यहाँ से जाने वाली जो लाइट रे है वो भी उसका इस पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और ये बेंट होगी, और ये बेंट होने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगी, आई तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बस आपसे ये पूछा गया है कि कितनी हाइट तक हमने ये वाटर फिल किया होगा, ये हाइट आपसे पूछी गई है। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही पुराना म्यू कितना है 4/3। तो जरा सॉल्व करते हैं। आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको ये एंगल क्लियर होना चाहिए आर, ये जो एंगल है ये पहले से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो हाइट है और इसकी जो डायमीटर है वो दोनों इक्वल था, यानी ये भी 30 सेंटीमीटर था, ये भी 30 सेंटीमीटर था, तो डेफिनेटली ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो ये जो आर है, ये एंगल या फिर ये एंगल, ये सारे एंगल क्या होंगे, ये सारे एंगल कितने होंगे आपके 45 डिग्री होंगे। ठीक, तो इस पॉइंट पे अब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इंटू साइन आई इज इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आर। आर कितना है, तो आर है आपका 45 डिग्री, तो यहां से साइन आई आ गया आपके पास 3/4√2, साइन 45 हो जाएगा 1/√2। ठीक है, साइन आई मिल गया आपको। अब अगर इस ट्राइंगल को अगर हम कंप्लीट करें यहाँ पे, तो ढंग से समझना है आपको। इस ट्राइंगल को हमने कंप्लीट किया, ये हाइट हमें पता है, ये हाइट हमें फाइंड करनी है, और वो हमने कितनी मान ली है, तो वो हमने मान ली h। क्लियर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तब हम इस ट्राइंगल का यूज कर पाएंगे। तो ये डिस्टेंस h के टर्म्स में कितनी होगी, तो आपको ढंग से समझना है। P से लेकर इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस है, ये कितनी थी, ये थी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है,
और ये जो पॉइंट पी है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे था, तो ये 5 सेंटीमीटर पे था यहाँ से, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ये थी आपकी 20 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक, तो ये डिस्टेंस वही होगी जो डिस्टेंस ये है, और ये डिस्टेंस वही होगी जो डिस्टेंस ये है, क्योंकि एंगल 45 है, ढंग से समझना है। ये एंगल आर कितना है 45, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। और ये डिस्टेंस है कितनी, तो ढंग से समझना है, ये टोटल डिस्टेंस थी आपकी 30 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस हमने कितनी मानी है h, तो ये डिस्टेंस होगी 30 माइनस एच, तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 माइनस एच, तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 30 माइनस एच। तो ये जो डिस्टेंस आपसे पूछी गई है ये कितनी होगी, तो अब काफ़ी सिंपल है इसको फाइंड करना। P से लेकर एंड तक की डिस्टेंस थी 20 सेंटीमीटर, ये पता लगी आपको 30 माइनस एच, तो ये कितनी होगी, तो ये बचेगी आपकी 20 माइनस 30 माइनस एच, तो ये आपकी आ जाएगी h माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम यहाँ से 10i फाइंड कर सकते हैं। 10i कितना होगा, h माइनस 10 डिवाइडेड बाई h, और 10i हम यहाँ से भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि आपको sin i पता लग गया, तो सबसे पहले यहाँ से 10i फाइंड करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें ये एंगल i है, sin i होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 10i कितना हो जाएगा, तो 10i हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, 4 4 जा 16 इंटू 2 32 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपकी साइड आ गई अंडर रूट ऑफ 23। तो यहाँ से 10i मिल गया 3 अपॉन अंडर रूट 23, और 10i इस ट्राइंगल में से कितना है, तो वो कितना आया था h माइनस 10 डिवाइडेड बाई h। अब सिंपल है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा 3h इज इक्वल टू अंडर रूट 23h माइनस 10 रूट 23, तो ये 10 रूट 23 इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ पहुंच जाएगा, तो आपके पास 10 रूट 23 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 23 माइनस 3 ऑफ h। तो यहाँ से h जो मिलने वाला है आपको, कितनी हाइट तक हमें वाटर फिल करना है, तो वो जो हाइट h है तो वो कितनी आएगी 10 रूट 23 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 23 माइनस 3। तो अगर आपको अप्रॉक्सीमेट देखना है तो 23 को अगर हम 25 कर लें तो ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे 2, तो 25 सेंटीमीटर के आसपास हाइट आएगी। एग्जैक्ट फाइंड करना है तो आपको अंडर रूट 23 की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपको आंसर मिल जाएगा। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ए लाइट रेज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, यानी ये एंगल जो दिया है ये आपको 45 एंगल दिया है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक, विद द नॉर्मल टू ए रूट 2 सेंटीमीटर थिक प्लेट, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, किस मीडियम की वो क्लियर नहीं है, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2 है, और उसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये आपको दी है रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट एज इट इमर्जेज आउट फ्रॉम द प्लेट, जब ये प्लेट से बाहर आएगी तो इसकी पाथ में कितना शिफ्ट हो जाएगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो जरा, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई है, फिर ये रिफ्रैक्ट होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर वो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी। सिंस ये दोनों जो प्लेट की लेयर्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे से, तो ये जो दोनों नॉर्मल होंगे ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसका मतलब ये जो एंगल आएगा ये एंगल भी क्या होगा आपका r ही होगा, ठीक है। r पे इंसिडेंट हो रही है तो इमर्ज कितने पे करेगी, तो वो 45 पे इमर्ज करेगी, जितने पे इंसिडेंट हुई है उतने पे क्या कर जाएगी, इमर्ज कर जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई स्लैब नहीं होती तो ये लाइट रे अनडिस्टर्ब्ड अनपर्टर्ब्ड इस तरह से सीधी निकल जाती है, ठीक है, और इस स्लैब होने की वजह से ये जो है अपने ओरिजिनल पाथ से स्लाइटली पैरेलली शिफ्ट हो गई है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो शिफ्ट हुआ है इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, अगर इसको d मान लेते हैं तो ये d आपसे पूछी गई कि ये d जो शिफ्ट है वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 2, तो ये हम ये एंगल r फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जब ये एंगल r फाइंड कर लेंगे, इसलिए स्लो फाइंड लगा के हम फिर क्या करते हैं, फिर इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका
ये आपको पता है, ये जो विड्थ है वो कितनी है, तो वो दी आपको √2 सेंटीमीटर। तो ये पता है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें, एंगल आर हमने फाइंड कर लिया है, एंगल आर फाइंड कर लिया है, और ये डिस्टेंस आपको पता है, तो ये डिस्टेंस और एंगल आर की हेल्प से हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर उसका कुछ नेमिंग करें तो ये ए कह देते हैं, इसको पॉइंट को बी कह देते हैं। तो हम ए बी ये जो है लेंथ ए बी ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और डी क्या है, डी बेसिकली क्या है कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस सामने वाली लाइन पे, तो डी ये डिस्टेंस है। ठीक है, ए भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर आप इस एंगल को देखो तो ये एंगल कितना होगा, तो ये टोटल एंगल है आई, यानी 45 डिग्री। ये 45 है, तो ये टोटल भी कितना होगा 45। ये आर आपने फाइंड कर लिया, तो ये जो एंगल होगा, ये जो रिमेनिंग एंगल बचा, ये आपका बचा 45 डिग्री माइनस आर। आर आपको पता है, तो अब ये एंगल भी पता है आपको, और ये ए बी डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिए। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल लगा के हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, हम ये डिस्टेंस यानी डी फाइंड कर लेंगे। तो दो बार हमें राइट एंगल ट्राइंगल लगाने, एक बार हमें इस पॉइंट पे स्नेलर लगाना है, फिर एक बार राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना है इस ट्राइंगल के लिए, और दूसरी बार राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना है इस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, और फाइनली फिर आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ठीक, चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाते हैं। तो 1 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू, कितना है, म्यू है उसका 2 साइन आर। तो यहां से साइन आर मिल गया आपको 1/2√2। क्लियर, साइन आर मिल गया, तो हम कॉस आर, टेन आर सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। वही ट्राइंगल यूज करेंगे, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एंगल है आपका आर। साइन आर क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 8 - 1 यानी अंडर रूट 7। ठीक, अब आपको टेन आर चाहिए, टेन आर भी फाइंड कर लेंगे, कॉस आर चाहिए, कॉस आर भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, इसको कुछ और कह देते हैं, इस पॉइंट को कह देते हैं सी। कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं हम, ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। ठीक, इस ट्राइंगल में हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ए बी फाइंड करना। हमारे पास है क्या, हमारे पास ए सी है, ए सी है √2, ए बी फाइंड करना है, तो कॉस आर लगाते हैं। तो कॉस आर लिखते हैं ट्राइंगल ए सी बी में। जो कॉस आर होगा आपका ए सी बी में, कॉस आर जो होगा वो होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी। ए सी कितना है, तो ए सी है √2, तो ये होगा √2 अपॉन ए बी। और कॉस आर है कितना, तो ट्राइंगल में देखो तो कॉस आर कितना होगा, तो वो होगा आपका अंडर रूट 7 अपॉन 2√2। तो यहाँ से ए बी कितना आने वाला है, तो ए बी आपका आ जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 7। तो ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को कह देते हैं कैपिटल डी। ट्राइंगल ए बी डी या ए डी बी, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी में देखते हैं है क्या हमारे पास ए बी है, हमें क्या फाइंड करना है, बी डी फाइंड करना है, और ये एंगल आपको पता है। तो ये है और ये फाइंड करना है, ये एंगल पता है, तो हम साइन का एंगल लगाएंगे, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 माइनस आर, और ये होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही आपको फाइंड करना है, डी है वो, और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए बी के बराबर है। ए बी कितना आया, 4/√7। ठीक, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको खोलते हैं। तो साइन ए माइनस भी होता है, साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन भी। तो ये होगा साइन 45 कॉस आर माइनस कॉस 45 साइन आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 4/√7। ये 1/√2 है, ये 1/√2, तो 1/√2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस आर माइनस साइन आर। कॉस आर कितना है, तो कॉस जो आर है वो है, यहाँ से देखते हैं कॉस आर कितना है, तो वो अंडर रूट 7 अपॉन 2√2, और साइन आर कितना है 1 अपॉन 2√2। तो कॉस आर कितना है, तो कॉस आर है अंडर रूट 7 अपॉन 2√2, और साइन आर कितना है 1 अपॉन 2√2।
इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/√7 और इस तरफ ये d आपको फाइंड करना है। तो ये 2√2 एलसीएम आ जाएगा और √2 बाहर है तो बेसिकली ये 4 बन जाएगा। तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा इस 4 से। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो शिफ्ट है, परपेंडिकुलर जो शिफ्ट है वो कितनी आई है, तो वो आई है आपकी √7 - 1/√7। इसी को लिख सकते हैं 1 - 1/√7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी आ जाएगी 0.622 करके कुछ आएगा, तो 0.62 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, तो बस इसमें 3 स्टेप हैं। इस पॉइंट पे हमने क्या लगाया, स्नेल्स लॉ, फिर एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ किया और दूसरी बार ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ किया, क्योंकि हमें फाइनली इस डिस्टेंस डी तक पहुंचना है।